राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भारत की कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको एक बहुत खट्टी मीठी रिश्ते की कहानी सुनाने जा रही हूँ, नंद भाभी मैं हूं ना। कहानी का नाम है, आइए कहानी शुरू करते हैं। लड़के वाली मेरी नंद को देखकर जा चुके थे। उनके चेहरों से हमेशा की तरह नकारात्मक प्रतिक्रिया ही देखने को मिली थी। कोई कमी नहीं थी उनमें। पढ़ी लिखी, कमाऊ, अच्छी कटकादी की थी। नैन नक्श भी अच्छे ही कहे जाएंगे। रंग ही तो सांवला है। नकारात्मक उत्तर मिलने पर सब यही सोचकर संतोष कर लेते कि जब कुदरत चाहेगी तभी रिश्ता तय होगा। लेकिन दीदी बेचारी बुझ सी जाती थी। उम्र भी तो कोई चीज होती है। इस मई को दीदी पूरी 30 वर्ष की हो चुकी हैं। जो जो उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों रिश्ता मिलना और कठिन हो जाएगा। सोच सोच कर मेरे सास ससुर को रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन जिस दिस से भी तो संतोष नहीं जोड़ा जा सकता ना। कम से कम मानसिक स्तर तो मिलना ही चाहिए। एक सांवले रंग के कारण उसे विवाह करके कुएं में तो नहीं धकेल सकते। सोचकर सास ससुर अपने मन को समझाते। मेरे पति रवि दीदी से 7 साल छोटे थे। लेकिन जब दीदी का रिश्ता किसी तरह भी होने में नहीं आ रहा था तो मेरे सास ससुर को बेटे रवि का विवाह करना पड़ा था। भी तो हो हमारा प्रेम विवाह था वैसे। मेरे परिवार वाले भी मेरे विवाह को लेकर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी जोर दिया तो उन्हें मानना पड़ा। आखिर कब तक इंतजार करते। मेरे पति रवि अपनी दीदी को बहुत प्यार करते थे। आखिर क्यों नहीं करते। थी भी तो बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी और इतनी ऊंची पोस्ट पर कि घर के सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। रवि ने मुझे विवाह के तुरंत बाद ही समझा दिया था। उन्हें कभी यह महसूस न होने दूं कि वे इस घर पर बोझ हैं। उनके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते समय सबसे पहले उनसे सलाह ली जाती थी। वे भी हमारा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने अपनी माँ की, मैं जो इकलौती बेटी थी, इसीलिए उनको पाकर मुझे अच्छा लगा। मुझे जैसी बड़ी बहन मिल गई हो। एक बार रवि ऑफिस टूर पर गए थे। रात काफी हो चुकी थी। सास ससुर भी गहरी नींद में सो गए थे। लेकिन दीदी अभी ऑफिस से नहीं लेटी थी। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। दीदी कार से उतर रही थी। उनकी बगल में कोई पुरुष बैठा था। कुछ अजीब सा लगा कि हमेशा तो ऑफिस की कैब उन्हें छोड़ने आती थी। आज कैब के स्थान पर कार में उन्हें कौन छोड़ने आया है। मुझे लगता देखकर उन्होंने पूछा, सोई नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी। आपके घर लौटने से पहले मुझे नींद कैसे आ सकती है मेरी अच्छी दीदी। मैंने उनके गले में बाहें डालते हुए उनके चेहरे पर खोजी नजर डालते हुए कहा, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, आज ऑफिस से ही खाना खा लिया था। अब तू जा कर सो जा। गुड नाइट दीदी, मैंने कहा और सोने चली गई। लेकिन आंखों में नींद कहाँ। दिमाग में विचार आने लगे कि कोई तो बात है। पिछले कुछ दिनों से दीदी कुछ परेशान और खोई खोई सी है। ऑफिस की समस्या होती तो वे घर पर अवश्य बताती। कुछ तो ऐसा है जो अपने भाई, जो भाई कम और मित्र अधिक हैं, से साझा नहीं करती। और आज इतनी रात को देर से आना, वह भी किसी पुरुष के साथ।
जरूर कुछ दाल में काला है। इसी पुरुष से विवाह करना चाहती तो पूरा परिवार जानकर बहुत खुश होता। सब उनके सुख के लिए उनकी पसंद के किसी भी पुरुष को स्वीकार करने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। इतना तो मैं अपने विवाह के बाद जान गई हूं, लेकिन बात कुछ और ही है जिसे वे बता नहीं रही। लेकिन मैं इसकी तह में जाकर ही रहूंगी। मैंने मन ही मन तय किया और फिर गहरी नींद की गोद में चली गई। सुबह 6 बजे आंख खुली तो देखा दीदी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मैंने कहा, क्या बात है दीदी, आज जल्दी? मेरी बात पूरी होने से पहले वे बोली, हाँ आज जरूरी मीटिंग है, इसीलिए जल्दी जाना है। नाश्ता भी ऑफिस में कर लूंगी, देर हो रही है, बाय। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वे तीर की तरह घर से निकल गई। बाहर जाकर देखा वही गाड़ी थी। इससे पहले कि ड्राइवर को पहचानूं, वह फुर से निकल गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि अवश्य दीदी किसी गलत पुरुष के चंगुल में फंस गई हैं। हो ना हो वह विवाहित है। मुझे कुछ जल्दी करना होगा, लेकिन घर में बिना किसी को बताए, वरना वे अपने को बहुत अपमानित महसूस करेंगी। रात को वही व्यक्ति दीदी को छोड़ने आया। आज उसकी शकल की थोड़ी सी झलक देखने को मिली थी, क्योंकि मैं पहले से ही घात लगाए बैठी थी। सास ससुर ने जब देर से आने का कारण पूछा तो बिना रुके अपने कमरे की ओर जाते हुए थके स्वर से बोली, ऑफिस में मीटिंग थी, थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। आजकल क्या हो गया इस लड़की को, बिना खाए सो जाती है। छोड़ दे ऐसी नौकरी, हमें नहीं चाहिए। ना खाने का ठिकाना है, ना सोने का। माँ बड़बड़ाने लगी तो मैंने उन्हें शांत कराया कि चिंता ना करें, मैं उनको खाना उनके कमरे में पहुंचा दूंगी, वे निश्चित ही होकर सो जाइए आप। मैं खाना लेकर उनके कमरे में गई तो देखा वे फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही फोन काट दिया। मेरे अनुरोध करने पर उन्होंने थोड़ा सा खाया। खाना खाते हुए मैंने पाया कि पहले के विपरीत वे अपनी आंखें चुराते हुए खाने को जैसे निकल रही थी। कुछ भी पूछना उचित नहीं लगा। उनके बर्तन उनके लाख मना करने पर भी उठाकर लौट आई। 2 दिन बाद रवि लौटने वाले थे। मैं अपनी सास से शॉपिंग का बहाना करके घर से सीधी दीदी के ऑफिस पहुंच गई। मुझे अचानक आया देखकर एक बार तो वे घबरा गई कि ऐसा क्या हुआ जो जरूरत इतनी पड़ गई कि तुम्हें मुझे मेरे ऑफिस आना पड़ा। मैंने उनके चेहरे के भाव भांपते हुए कहा, अरे दीदी कोई खास बात नहीं, यहाँ मैं कुछ काम से आई थी, सोचा आपसे मिल लूं। आजकल आप घर में देर से आती हैं, इसीलिए आपसे मिलना ही कहाँ हो पाता है। चलो ना दीदी, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, घर चलते हैं। नहीं बहुत काम है, बॉस छुट्टी नहीं देगा। पूछ कर तो देखो, शायद मिल जाए। अच्छा कोशिश करती हूँ, कह उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। फिर बॉस के कमरे में चली गई। बॉस के ऑफिस से निकली तो वह भी उनके साथ था। अरे यह तो वही आदमी है जो दीदी को छोड़ने आता है। मेरे मुंह से बेदम निकला शब्द। मैंने चारों ओर नजर डाली, अच्छा हुआ आसपास कोई नहीं था। दीदी को इजाजत मिल गई थी। उनका बॉस उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। इसका मुझे कोई औचित्य नहीं लगा। मैंने उनको कुरेदने के लिए कहा, वाह दीदी बड़ी शान है आपकी, आपका बॉस आपको बाहर तक छोड़ने आया।
ऑफिस के सभी लोगों को आपसे ईर्ष्या होती होगी। दीदी फीकी सी हंसी दी, कुछ बोली नहीं। सास भी दीदी को जल्दी आया देखकर बहुत खुश हुई। रात को सभी गहरी नींद को सो रहे थे कि अचानक दीदी के कमरे से उल्टियां करने की आवाज आने लगी। मैंने उनके कमरे की तरफ लपकी। वे कुर्सी पर निढाल पड़ी थी। मैंने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है दीदी, ऐसा तो हमने कुछ खाया ही नहीं कि आपको नुकसान करे। फिर बदहजमी कैसे हो गई आपको?